आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाकई आने वाले दिनों में एक बहरान का शिकार होने वाली है? नहीं, कोई तकसीम नहीं है, ना ही कोई दो बयानिए हैं। यार सादिक साहब ने फौज के बारे में कोई बात ही नहीं की। ये बड़ी एक अजीब बात है। मैं तो यही इस बात पे हैरान होता हूँ कि एक बयानिया बना दिया गया कि यार सादिक साहब ने मुसल्लह फौज के बारे में बात की है, कोई बड़ी सख्त बात की है। मैंने बहुत दफ़ा उस बयान में, उस असेंबली में नहीं था, उस बयान को मैंने देखा। उन्होंने कोई फौज का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने तो सिविलियन गवर्नमेंट का जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके हालात बड़े ख़राब थे। उन्होंने मुझसे ये कहा जी कि ये हमारा मामला है, हमें बड़ी मुश्किल में है, मदद करें। ये उन्होंने बात की। ये बात आम तौर पर आ चुकी है, प्रेस में इससे पहले भी आ चुकी है, मुख्तलिफ जावियों से आ चुकी है। तो मैं इस बात से बड़ा हैरान था कि फ़ौज के बारे में कौन सा बयानिया है, और तकसीम का कोई तरीका नहीं है। आज सारी मुस्लिम लीग जो है, हर फर्द जो है वो इस बात पर मुतफिक है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये सारी बात है। अच्छा, तो आप आइन की बात करें तो आइन में एक आर्टिकल 257 है, कल भी हमने इस पर बात की थी। वो आर्टिकल 257 है रियासत जम्मू कश्मीर के मुताबिक, और रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसके बारे में आपके इत्तेहाद पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो क्या है, वो ज़रा सुन लें। मौलाना साहब बार बार ये कह चुके हैं, सुने वो क्या कहते हैं। मसला जो है गिलगित बल्तिस्तान का उठाया गया है, जहाँ पर कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अगर जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ यहाँ हम करें, उसूली तौर पर फिर ये बताएं कि 1949 की करारदादों और उस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का क्या बनेगा। यानी जब पाकिस्तान ने 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, सलामती कौंसिल के अंदर जो कश्मीर के नक्शे ख़ुद जमा कराए हैं और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को डाला है, और फिर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर। तो उस हवाले से पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ की तरफ भी देखना होगा। तो आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा करार दे चुकी है। शाहिद खान अब्बासी साहब, इस मामले पे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाना चाहिए। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ है ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। इससे ये नहीं लगता कि पीडीएम की जमातें जो हैं वो उन्होंने एक अहम इशू पे जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उस पर कोई सलाह मशवरा नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है सूबा बनाने का, जीबी का, ये सरताज अजीज़ साहब की रिपोर्ट जो थी उसके अंदर मौजूद है, और उसमें पहली बात वही लिखी हुई है जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस होना चाहिए। उसके क्या असरात कश्मीर के इशू पर होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये फैसला करें। ये उजलत का फैसला नहीं है। आज बदकिस्मती से इलेक्शन के माहौल में जाकर रियाज साहब ने कह दिया मैं बनाऊंगा, बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी हम बनाएंगे। सारी जमातें यही कहती हैं, मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है। मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है, लेकिन कोई जमात इसको अकेले नहीं बना सकती। जब तक एक अमेंडमेंट चाहिए आइन में, 2/3 अक्सरियत चाहिए 2 हाउसेज में। और आपको ये आर्टिकल 257 को भी अमेंड करना पड़ेगा जी, आप आर्टिकल 257 है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का क्या असर होगा वो देखना पड़ेगा, कश्मीर कॉज पर क्या असर होगा वो देखना पड़ेगा। इससे भी बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे क्या असर होगा। अगर आप मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी अवार्ड के हवाले से रकम देते हैं तो वो तो उनके खर्चात पूरे नहीं होंगे। वहाँ तो आबादी 20 लाख है, और अगर 20 लाख के मुताबिक रकम मिलेगी वो तो उनकी महल एक मिनिस्ट्री चलाने के बराबर नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ से होगी। हमने फाटा को वादा किया था कि 100 अरब देंगे हर साल, 50 अरब वफाकी हुकूमत, 50 अरब सूबाई हुकूमत, एक पैसा आज तक नहीं मिला। तो अगर फाटा को केपीके का हिस्सा बनाने का तजर्बा नाकाम हो गया तो फिर आप सब बड़ी पार्टियां गिलगित बल्तिस्तान को बगैर सोचे समझे सूबे का स्टेटस देने क्यों जा रही हैं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड के तहत उनको आबादी की बुनियाद पर जो पैसे मिलेंगे वो उनके खर्चे पूरे नहीं करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये बैठ कर एक असेंबली में बिल आएगा, उस पर डिबेट होगी,
इन सब चीज़ों को कंसिडर किया लेकिन जाएगा। तय तो यही हुआ था ना शायद हकान जी, वाली यही साहब, तय हुआ वो था। जो एक मशहूर ज़माना मीटिंग हुई थी, जी 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 उसमें तय तो यही हुआ था कि ये इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो जाके अनाउंस कर जी, दिया। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद कंसिडर किया जाएगा कैसे बनाया जाएगा, ये ना हो कि वहाँ के अवाम का नुकसान हो जाए। और दूसरी बात ये है कि क्या आप 25 सीटें देंगे सेनेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि उनके जो कौमी असेंबली के मेंबर बनेंगे वो तकरीबन 3 से कम है, यानी अब मैक्सिमम 3 होंगे, तो वो क्या नुमाइंदगी करेंगे अपने इलाके की। फिर आपको दूसरे सूबे हज़ारे की भी डिमांड है, पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। MQM कहती है कराची को लदा सूबा बनाए। जी नहीं, मैं तो वो बात है जो रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, जनूबी पंजाब, भावलपुर, पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, PTI की कमिटमेंट भी है, हमने रेजोल्यूशन पास किया था। अब सिंध के अंदर भी सूबे की डिमांड है, KP के अंदर भी और सूबों की डिमांड है, बलूचिस्तान में भी है। ये सारे इश्यूज आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको बड़ी केयरफुली डिबेट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा मसला आज ये है कि पार्लियामान ही मफलूज है, वहाँ तो इधर हम उधर तुम है, तो फिर हल कैसे होगा। तो फिर आप लोग अब आप भी कल जा रहे हैं ना अब कल जी, मैं तो अपनी जमात के लिए, जो हमारी जमात में इलेक्शन लड़ रही है, आप भी वहां जाके यही कहेंगे भाई हम आपको बनाएंगे अलहदा सूबा, तो फिर इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे जब आप खुद कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, कैसे इंप्लीमेंट नहीं, करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बात वहाँ जिम्मेदारी की और हकीकत की करनी चाहिए। ये इलेक्शन के अंदर झूठा नारा नहीं लगाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह सकते ही नहीं है कि मैं सूबा बनाऊंगा, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते। जब तक तीनों बड़ी जमातें नहीं बैठेंगी, इकट्ठी नहीं होंगी, ये सूबा नहीं बन सकता। कंसेंसस डेवलप करना होगा, मसाइल को देखना होगा, हल करना होगा, जिस तरह फाटा में हुआ और था। तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ इकट्ठी नहीं है, असेंबली में तो कोई भी इकट्ठा नहीं है, असेंबली चलती ही नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म आता ही नहीं है। ऑपोजिशन की जो 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठेंगे और इमरान खान साहब आपके साथ बैठेंगे। नहीं, हम GB की अगर सूबा बनना है, उस पर डिबेट होनी है, हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। एक अमेंडमेंट चाहिए, एक इलाके के मसला अगर हल होता है, क्योंकि इससे पहले भी ये इशू डिस्कस हो चुका है, ये CPEC के कॉन्टेक्स्ट में कि CPEC पे क्या असर इसका होगा, इसका दयामीर बादशाह डैम पे क्या असर होगा। जब आप वज़ीर आज़म थे? जी, वज़ीर आज़म था। ये काफ़ी सेंसिटिव मामला तो है। उस वक्त तो ये शायद आप कोई फैसला करने वाले थे। जी, एक तजवीज़ थी कि जो स्टेटस आज़ाद कश्मीर का है वो GB को दिया जाए, उसके क्या असरात GB पर होते, कश्मीर के इशू पर होते, इस पर एक बड़ी बहस हुई है। वो सेंसिटिव बातें हैं, वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन वो रहील शरीफ साहब ने आपकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। नहीं, रहील शरीफ साहब उस वक्त नहीं थे, मैं तो अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये बात चली थी। पहले भी चली थी। मुस्तरद वो नहीं कर सकते, उनकी एक राय है जिसको तस्लीम किया गया। एक सिक्योरिटी इशू वहाँ बनता था। अच्छा, अब क्या वो सिक्योरिटी इशू खत्म हो गया, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब ये बताएं कि ये जो इलेक्शन है अब गिलगित बल्तिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का उस पर फोकस है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी अपने उसने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के भी खड़े हैं और PTI के भी खड़े हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI वाले भी लड़ रहे हैं, तो जितनी मर्जी अच्छी कंपेन हो बिलावल साहब की या PTI की, तो थोड़े से वोट मुस्लिम लीग नून तो तोड़ेगी, तो जो वोट आप तोड़ेंगे फ़ायदा तो PTI को होगा। नहीं, ये बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक सियासत का माहौल है। वहाँ पर माजी में 2 बड़ी जमातें रही हैं, एक PMLN है और एक पीपल्स पार्टी है। बीच में तहरीक जाफरी भी आई थी, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पर। वो बाद में उन्होंने प्लेटफॉर्म छोड़कर वो जमातों में ज़िम हो गए। अब जो इस इलेक्शन की मुश्किल ये है कि वही काम हो रहा है जो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में हुआ था। लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को पार्टियां बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, एजेंसियां वहाँ पर सरगर्म हैं। ये बदकिस्मती है। लेकिन फ़ौज तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो गई है। मैं देखिए, फ़ौज लाताल्लुक है, एजेंसियां काम कर रही हैं। इसका मैं सबूत क्या है? हकीकत से कह रहा हूँ, सबूत आप जो लोग PMLN को छोड़कर, जो वज़रा थे, जो स्पीकर थे, जिन्होंने टिकट मांगे, टिकट लिए। नहीं, एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी तो हो सकती है कि ये जिस तरह का आजकल बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, जो स्टेटमेंट अयाज सादिक साहब ने दी है और कादर बलोच साहब जो हैं वो आपको छोड़ने पे तुले हुए हैं, तो हो सकता है वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं वो तो ज़्यादा समझदार लोग हैं, उन्होंने सोचा हो कि यार ये तो नून लीग पता नहीं किस तरफ जा रही है, तो छोड़ो किसी और मैंने पार्टी पहले भी कहा है कि अयाज सादिक साहब के कौन से बयानिए से इख्तलाफ है, ये बता दें। मुझे ज़ाती तौर पे उनके बयानी के एक पहलू से इख्तलाफ है,
ठीक है, लेकिन वो पहलू कभी किसी ने उठाया नहीं है। असेंबली में जज्बात से बात होती है, मौके के मुताबिक जो डिबेट हो रही है तो उसके मुताबिक बात होती है। यहाँ साथ ही साथ बड़े, आप जानते हैं, मोहतात आदमी हैं, बड़े तरीके से बोलते हैं, स्पीकर रहे हैं 5 साल, उनका अपना एक स्टाइल। जो बातें हुई हैं उसके अंदर मुसल्लह अफवाज की कोई बात हुई नहीं। और यहाँ पर मैं कल कराची में था, पूरी शहर फैसल पर वहाँ पर लगे हुए थे जी, गद्दारों से बचो। तो आज एयाज सादिक साहब को गद्दारी का तमगा पहनाया जा रहा है। ये चीज़ें वैसे मुनासिब उन्होंने नहीं। आइन से इनहराफ तो किया था जब वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। कौन सा? बहुत बड़ा इनहराफ किया था उन्होंने ये आइन से। बताएं। जनाब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs ने इस्तीफे दे दिए तो ये उनका आइनी फ़र्ज़ था कि उनको कबूल करते, तस्लीम करते। वो लेके बैठ गए और उन्होंने उनको तस्लीम नहीं किया। और उस वक्त बहुत से लोग ये कहते थे, आपकी कैबिनेट के बहुत से लोग कहते थे कि ये गलत कर रहे हैं एयाज सादिक साहब। तो एयाज सादिक साहब ने बड़ी मेहरबानी की, तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल नहीं किए, लेकिन ये मेहरबानी मुकम्मल गैर आइनी थी। आज वही तहरीक इंसाफ उनको गद्दार कह रही है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं स्पीकर की कुछ डिस्कशन होती है, कुछ मामलात में नहीं होती। मैं यकीनन मुझे ये इशू याद है, इस पर बहस होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ये ना हो। जो एक दफ़ा स्पीकर ने कर दिया वो हिस्सा बन गया, लेकिन उसको दुरुस्त करने की जरूरत अच्छा, है। अब ये बताएं कि मैंने एक ब्रेक लेनी है। कादर बलोच साहब अगर आपकी पार्टी छोड़ देते हैं तो वो आपके पार्टी के बलूचिस्तान के सूबाई सदर हैं, तो उनके पार्टी छोड़ने से ये तासुर नहीं मिलेगा कि नून लीग में फूट पड़ गई है? नहीं, कोई ऐसा तासुर नहीं है, क्योंकि लोग हकीकत जानते हैं। मैं सारी हकीकत जानता हूँ। कादर बलोच साहब की मैं इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं सियासत से पहले भी मेरे उनसे, हमारे मरी में GOC थे, उससे पहले भी मैं बहुत अरसा से मेरे रिश्तेदार जो फ़ौज में थे उनके हवाले से जानता हूँ। तो ये सारा जो मामला हुआ ये PDM के जलसे पे हुआ। उनकी ख्वाहिश थी कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब उस प्रोग्राम में शरीक हों। मैंने कहा कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमें मोहतरम है, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो 2.5 साल से मुस्लिम लीग की सियासत से बाहर हैं, PDM की तहरीक का हिस्सा नहीं है, तो मैं उनको जलसे में मदऊ नहीं कर सकता। ये सारी नाराज़गी है। अब उसको और रंग दिया जाए तो मैं उसको कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। चलें, अगर कादर बलोच साहब जो हैं वो PDM की ही किसी अहम जमात में चले जाते हैं, नून लीग को छोड़ के PDM की जमात में चले जाते हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? ये फैसला उनका है और जिस जमात उनको कबूल करेगी उसका है। लेकिन अगर वो बयानिए की वजह से जा रहे हैं तो फिर वहाँ बयानिया तो वहाँ भी वही है। नहीं, उस जमात का बयानिया वो नहीं है। सारी जमातों का बयानिया एक है। PDM का बयानिया बड़ा सीधा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। चलें, अगर ये बयानिया है तो ये तो बहुत अच्छा बयानिया है। ये बयानिया लेकिन ये है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। मैं आप उस बयानिए को जिस तरह बयान करने का तरीका फ़र्क हो सकता है, लेकिन बयानिया यही है कि मुल्क आइन के मुताबिक चला जाए। तो इसका मतलब है कि वो जो जमात है, जो भी जमात है और PDM की जमात है जिससे कादर बलोच साहब के राब्ते हैं, तो उस जमात को सोचना पड़ेगा। जी, उनको सोचना पड़ेगा, कादर बलोच साहब को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि सियासत उन्होंने करनी है ना। एक आज़ाद शहरी, मैं उनको रोक तो नहीं सकता।